हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर डेट इज़ ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में आपका पहले जो रिफ्लेक्शन पार्ट भी था उसको अब हटा दिया गया है। हम स्टार्ट किससे करेंगे? रिफ्रैक्शन से। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है बेटा? जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और उस डेविएशन को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर एक नॉर्मल खींचना पड़ता है पहले। ठीक है, दिस इज़ इंसिडेंट रे। अब अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, क्लियर है। लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और कुछ इस तरीके का पाथ पकड़ती है। क्लियर है बात? अब देखो फिर से यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है तो वो फिर से अपने इस पाथ से क्या करेगी? डेविएट करेगी। क्लियर है? और वो इस बार कुछ इस तरीके से मूव करेगी। आप नोटिस करें यहाँ पर जो रेज है डेट इज़ रिफ्लेक्टेड रे, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे वो नॉर्मल से परे बेंड हुई है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं बेटा इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर है? अगर मैं इसको सरफेस इंटरफेस 1 मानूँ, इंटरफेस 1, इंटरफेस का मतलब वहाँ जहाँ पर दो मीडियम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए, तो दिस इज़ I1, दिस इज़ R1। इसी तरीके से ये इंटरफेस 2 हो गया तो दिस इज़ I2 एंड दिस इज़ R। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, अगर आप जनरल सेंस से देखें R1 एंगल किसके बराबर है? I2 के बराबर है। कैसे है? अल्टरनेट एंगल बन रहे कि नहीं बन रहे? देखो ये क्या है? R1 और ये क्या है? I2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ से इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। देखो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं बात करूं, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? लैम्डा इंटू म्यू। क्लियर है बात आपको? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? लैम्डा इंटू म्यू। तो जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे, ये मीडियम 1 है और ये क्या है? मीडियम 2, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इज डज नॉट चेंज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों को? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। चेंज क्या हो रही होगी? स्पीड चेंज हो रही होगी। क्यों चेंज हो रही होगी वो अभी आपको समझाता हूँ। अगर आप नोटिस करें, ये डॉटेड वाली लाइन देखें और ये डार्क वाली लाइन देखें, तो बताइए ये लेंथ ज़्यादा कि ये डार्क वाली लेंथ ज़्यादा? बताओ भाई। डॉटेड वाली। तो सेम टाइम में अब मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइट कम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अल्टीमेटली क्या चीज़ डिक्रीज़ हुई होगी? वेलोसिटी। देखो डॉटेड वाली लेंथ ज़्यादा होती और ये डार्क वाली लेंथ कम है। ठीक है, तो सेम टाइम में ये कम चली लाइट, तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो गई है? चेंज। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या चेंज हो रहा है? स्पीड चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? स्पीड। और अगर हम देखें स्पीड किसके बराबर है? लैम्डा इंटू म्यू के बराबर है, और म्यू कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। अगर ये चेंज हो रही है तो ये भी क्या होगी? चेंज। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी तो क्या रहती है? कांस्टेंट, और लैम्डा और वेलोसिटी क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? अरे बोलो यार। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए आप। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों किस में रहेंगे? सेम प्लेन में रहेंगे। किस में रहेंगे बेटा? सेम प्लेन। क्लियर है बात? आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर जो ये स्लैब रखी हुई है मैंने, इसकी कुछ थिकनेस होगी, हाँ के ना? अरे समझ रहे हो? आपकी तरफ होगी। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल अगर आप देखें इस प्लेन में है, थिकनेस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में है, हाँ के ना यार? ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस होगी और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में कौन है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड। क्लियर है? तो दूसरा जो लॉज है वो क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे? एक प्लेन। क्लियर है? तीसरा नियम आपने थ्योरेटिकली तो समझ लिया है, उसको मैथमेटिकली भी देखेंगे। थ्योरेटिकली क्या है
कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाए, रेयर टू डेंसर, भाई यहाँ पर मान लो मीडियम 1 रेयर है, मीडियम 1 क्या है, रेयर, और ये क्या है, डेंसर। इसका क्या मतलब है सर, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर। समझ आई बात आपको? इसका मतलब अगर मैं रेयर और डेंसर बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर। लाइट के लिए वो कैसे बिहेव करेगा, रेयर हल्का मीडियम, या फिर लाइट के लिए कैसे बिहेव करेगा, भारी मीडियम। क्लियर है बात? अगर आप खुद अपनी जनरल सेंस लगाओ, अगर कोई लाइट ऐसे मीडियम में चल रही है जिसके लिए वो अब रेजिस्टेंस कम हो, तो वो क्या होगा, रेयर होगा कि डेंसर होगा, रेयर। और ऐसा मीडियम जिसके लिए लाइट को मूव करने के लिए ज़्यादा रजिस्ट करना पड़े या उसकी वेलोसिटी घट जाए, तो पक्का वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर। यहाँ पर वेलोसिटी घटी थी आपकी, अरे हाँ कि ना यार, अगर वेलोसिटी घटी तो ये कैसा मीडियम, डेंसर मीडियम। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इसको अगर आप कंटिन्यू करो, देखो लाइट ऐसे जाती है अगर मीडियम कांस्टेंट, अगर मीडियम रहता तो, लेकिन मीडियम बदलने पर लाइट ऐसे गई है, तो क्या यहाँ पर ये डिस्टेंस ज़्यादा कि डॉटेड वाली डिस्टेंस ज़्यादा, बोल्ड वाली ज़्यादा है। अगर आप क्या कह रहा हूँ मैं, समझो, अगर ये मीडियम कंटिन्यू रहता तो लाइट ऐसे जाती, हाँ कि ना, लेकिन मीडियम चेंज होने से लाइट ऐसे चली गई है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मीडियम रहता तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती, या फिर मीडियम नहीं है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की है, नहीं है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाला मीडियम इसके कंपैरिजन में रेयर है कि डेंसर है, रेयर है। अरे डेंसर कैसे हुआ यार, रेयर है जब तो वेलोसिटी बढ़ी है, इसने अपोजिशन क्या दिया है, कम दिया है, तो दिस इज रेयर। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? ठीक है, तो रेयर टू डेंसर जाती है, रेयर टू डेंसर जाती है तो आपकी वेलोसिटी घटती है कि बढ़ती है, रेयर टू डेंसर में घटती है, तो वेलोसिटी घट जाएगी, और मैं कह सकता हूँ कि आपकी बेंडिंग कैसी होगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। बेंडिंग कैसी होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ लाइट कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, और बेंड कैसे करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझें आप, किसको डेंसर बोलेंगे, किसको रेयर बोलेंगे। आप देखो, अगर ये मीडियम कंटिन्यू रहता, अगर ये वाला मीडियम कंटिन्यू रहता तो ये लाइट ऐसे जाती, लेकिन मीडियम चेंज होने से ये बैंड कर गई। आप साफ साफ बता सकते कि ये डिस्टेंस कम है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, और वेलोसिटी कम हो गई है तो ये कैसा मीडियम हो गया बेटा, डेंसर। क्लियर है कि नहीं ये बात आप? अब ये लाइट, अगर ये मीडियम, ये वाला मीडियम कंटिन्यू रहता तो ये लाइट ऐसे जाती, परंतु मीडियम चेंज होने से ये ऐसे गई है, और आप बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के कंपेयर में ज़्यादा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ी होगी, और वेलोसिटी बढ़ी होगी तो ये कैसा मीडियम आ गया, रेयर मीडियम। क्लियर है बात? सिंपल सी बात है। तो ये तीनों लॉज आपको क्लियर है भाई। पहला लॉज क्या है, वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होंगी, चेंज, परंतु फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और आपका दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे किस में रहेंगे, सेम प्लेन में। और तीसरा ये है कि रेयर टू डेंसर जाओगे तो वेलोसिटी घटेगी, और जो बेंडिंग होगी वो कैसे होगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और इसी में अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें कि डेंसर टू रेयर जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है, और बैंड कैसे करती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्लियर है भाई बात? चलिए, इसके बाद बात करेंगे बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, जो ये तीसरा लॉ है ये मैंने थ्योरेटिकली तो बता दिया है, लेकिन अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो उसको कैसे लिखा जा सकता है। उसको लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसको समझना पड़ेगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं पहले, और फिर बात करेंगे तीसरे लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, मैंने इसको डेंसर बोला, डेंसर बोला तो किसके कंपैरिजन में बोला भाई, किसके कंपैरिजन में, ऊपर वाले के कंपैरिजन। देखो, भारी हल्का छोटा बड़ा हमेशा एक कंपैरिजन है। क्लियर है? अगर मान लो पूरी दुनिया में एक ही मीडियम है तो फिर कोई ना भारी हुआ और ना ही कोई हल्का हुआ। क्लियर है बात? तो डेंसर हम जब भी बोल रहे हैं तो वो किसी के रिलेटिव में बोलते हैं, और इसको रेयर बोलता हूँ तो ये भी किसके रिलेटिव में। समझ आई बात आपको? ऐसा नहीं है, ये कंपैरिजन वाली बात है। हो सकता है कि वाटर एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर हो, क्लियर है, लेकिन ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, वो रेयर। वाटर एयर के रिस्पेक्ट में तो क्या है, डेंसर, लेकिन ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या है, वो रेयर मीडियम। क्लियर है? ठीक है, तो आपका
ये नंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो ये बताता है कि कौन सा मीडियम किसके रिस्पेक्ट में भारी है कि हल्का है, कि मीडियम 1 मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में भारी है कि हल्का है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, म्यू से। और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 नीचे और 1 ऊपर। क्लियर है बात, एक ही मीनिंग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड इट इज़, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2 पैरों में और एक ऊपर। क्लियर है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखो अल्टीमेटली आप स्पीड के साथ क्यों बात कर रहे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि ये भारी है कि हल्का है, हाँ कि ना यार। और भारी और हल्के का सीधा इफेक्ट किसके ऊपर है, वेलोसिटी के ऊपर। समझ आई या नहीं है ये बात आपको। अगर यहाँ पर अगर ये भारी है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो फॉर्मूला भी किसके साथ चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम के साथ। समझ आई बात आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर वाटर लिखूँ और यहाँ पर ग्लास लिखूँ, तो आप बता सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है। लेकिन अगर आप मीडियम वन को एयर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, एयर, तो इस चीज़ को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। क्लियर है। मतलब अगर मीडियम 1 एयर हो तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, फिर आप सिंपल अगर ये भी बोल दें, आपको ऐसे दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका, या फिर बोला जाए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आप समझ सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, एयर। समझ आई बात आपको, ठीक है। तो ये एयर के रिस्पेक्ट में है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इसको मैं लिखूंगा कैसे वो देख लो एक बार आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड, देखो रियल में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ये किस में है, एयर में बोल लो या फिर वैक्यूम में, किस में है बेटा, ये एयर और वैक्यूम। क्लियर है बात। लेकिन दूसरे मीडियम पर जाने पर, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये आपकी स्पीड घटती है या फिर बढ़ती है। क्लियर है बात। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 डिवाइड बाय द वेलोसिटी इन लाइट 2। वही बात है और कुछ नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 डिवाइड बाय द स्पीड इन लाइट 2। क्लियर है बात, ठीक है भाई। अच्छा, अगर ये इसकी वैल्यू, अगर मैं इसको सोल्व करूँ, मान लो मुझे पता लग जाए हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, अगर वो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका क्या मतलब है, अगर वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 1 में स्पीड ज़्यादा थी और 2 में स्पीड क्या है, कम है। अरे हाँ के ना यार, 1 में स्पीड ज़्यादा थी और 2 में स्पीड कम। अगर 2 में स्पीड कम है तो वो डेंसर है कि रेयर है, डेंसर है। तो सिंपल सा मतलब है 2 डेंसर है किसके कंपेयर में, 1 के कंपेयर में। समझ आई बात आपको। अरे बोलो यार, अगर ये चीज़ लेस देन 1 आ जाए तो फिर क्या जुगाड़ होगा, लेस देन 1 मतलब ये चीज़ बड़ी होगी, हाँ के ना। और ये चीज़ बड़ी है तो आप कह सकते हैं कि 1 में स्पीड कम है, और 1 में स्पीड कम है तो कौन सा भारी भाई, 1 भारी। अरे हाँ के ना। तो 1 क्या है, डेंसर है एज कंपेयर टू 2, एज कंपेयर टू 2, 1 डेंसर एज कंपेयर टू 2। क्लियर है। अगर ये इक्वल टू 1 आ जाए, इक्वल टू 1 आ जाए, इसका मतलब क्या है, सेम मीडियम है। अरे हाँ के ना, ठीक है। मतलब मीडियम में भी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु वो ऑप्टिकली इक्वली रेजिस्ट कर रहे हैं किसको, लाइट को। क्लियर है ना। तो कोई ज़्यादा कर रहा है और ना ही कोई कम कर रहा है, इस बात में कोई दिक्कत। आपको याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है, 3/2। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, कितना होता है भाई, 3/2। और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का, 2.42। इसका मतलब क्या, कोई बता सकता है इन नंबर्स को देखकर, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस मीडियम में घटने वाली है आपकी लाइट की, डायमंड की। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। अच्छा, यहाँ से देखकर आप बताओ, ग्लास भारी है कि वाटर ज़्यादा भारी है, ग्लास भारी है। ये करीब करीब कितना आएगा, 1.5, और ये कितना आएगा, 1.3 के करीब। क्लियर है। तो आप बोल सकते हैं कि वाटर इज़ रेयर एज कंपेयर टू ग्लास।
ठीक है। अच्छा, इस बात को अगर आपने समझ लिया है तो थोड़ा सा और चीज़ों को देखो आप। अगर मैं म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सिंपल सी बात है। और इसी तरीके से मैं अगर ये लिख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अरे बोलो यार, ठीक है। आप नोटिस करें, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा भाई, देखो अगर इनको डिवाइड करोगे ये तो इससे कैंसिल, ये पलटी मार कर ऊपर जाएगा और ये क्या आएगा नीचे, तो किसके बराबर आ गया ये, स्पीड इन ग्लास डिवाइड बाय द स्पीड इन वाटर डिवाइड बाय द स्पीड इन ग्लास। क्लियर है कि नहीं बात? अगर आप गौर करें, क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बताओ। यहाँ से देखो, जो चीज़ ऊपर होती थी उसकी स्पीड ऊपर और जो चीज़ नीचे होती थी उसकी स्पीड क्या आती थी, नीचे। क्लियर है कि नहीं है बात आपको? तो देखो जो वाटर है, अगर इसकी वाटर की स्पीड ऊपर है तो ये वाटर ऊपर आ गया, और ग्लास नीचे है तो ग्लास की स्पीड क्या आ गई, नीचे। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, μ21 इज़ नथिंग बट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन 2। इट इज़ आल्सो इक्वल टू दी म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, एयर। अरे समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात, ऑफ म्यू ऑफ 1। ये कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, ये वाटर आएगा, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है। म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ से आप देख सकते हो कैसे लिखा है मैंने। अगर जैसे ग्लास 2 के करस्पॉन्डिंग है तो ग्लास ऊपर है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप और बताओ, देखो ज़रा ध्यान से, स्पीड को किसी भी मीडियम में कैसे लिखा जा सकता है, लैम्डा इन दिस मीडियम इनटू फ्रीक्वेंसी, यस और नो। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, लैम्डा इन मीडियम टू इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लें। म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को क्या लिखा जा सकता है, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय द स्पीड इन लाइट 2। इट इज़ आल्सो इक्वल टू, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर, जो नीचे होगा म्यू के रिस्पेक्ट में वो ऊपर आएगा। क्लियर है। और फिर ये म्यू विद ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड इट इज़ आल्सो इक्वल टू लैम्डा 1 बाय दी लैम्डा 2। अरे किसी को डाउट है क्या? ठीक है। हो गया भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका मैथमेटिकल मॉडल किसका, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, डेट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा उसको, स्नेल्स लॉ। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2। ये किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ मैं भैया, एयर के रिस्पेक्ट। अरे समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मान लो ये एयर ही होता, अगर ये मीडियम भी एयर होता तो एयर का विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाता, एयर, और वो क्या आ जाता, 1 आ जाता। समझ आई या नहीं यही बात आपको? ठीक है। अभी मैं यहाँ पर किसी को मीडियम 1 को एयर नहीं बोल रहा हूँ, लेट कोई भी मीडियम है, μ1 है और ये क्या है, μ2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पर मीडियम 1 में आप हैं, अभी लाइट मीडियम 1 में है और वो नॉर्मल के साथ मीडियम 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए कितना एंगल बना रही है, I1। तो आपको क्या करना है, μ1 इंटू साइन ऑफ डेट एंगल, डेट इज इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, I1। क्लियर है बात? इज इक्वल टू, अब लाइट किस मीडियम में आ गई बेटा, दूसरे मीडियम में आ गई, डेट इज मीडियम 2, यस और नो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, μ2 और कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, बोलो भाई, R1। तो आपका कितना आ जाएगा, साइन R1। समझ आ रही है बात आपको? अब इंटरफेस 2 के लिए आप बता सकते हैं क्या इक्वेशन बनेगी, बोलो। लाइट कहाँ पर है पहले, μ2 में, साइन I2 इज इक्वल टू कहाँ पर चली गई, μ1 में, साइन R2। क्लियर है? सिंपल सी बात है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को गुना करना है आपको साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल जो उस मीडियम में वो नॉर्मल के साथ बना रही है। क्लियर है बात आपको? ये दोनों इक्वेशन देखो ज़रा ध्यान से।
और आपने अभी अभी स्टार्टिंग ऑफ क्लास में क्या बताया था, R1 किसके बराबर है, I2। R1 किसके बराबर है, I2। ठीक है, तो अगर मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ बेटा, R1 के बराबर लिख सकता हूँ। आप देखो ये पेयर बराबर है कि नहीं है, तो अल्टीमेटली इस पेयर को भी क्या कर सकता हूँ मैं, बराबर। तो मैं क्या लिखूँगा, μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ1 साइन R2। μ1 से μ1 कैंसिल, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो पक्की बात है एंगल भी क्या होंगे बेटा, सेम। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट ये निकल कर आ गया आपके पास, I1 मस्ट बी इक्वल टू R2। क्लियर है। कहने की बात ये है, ये एंगल और अगर ये एंगल बराबर है तो ये दोनों लाइट्स क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होंगी, पैरेलल। देखो ये नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल ये नॉर्मल से बना रही है, तो ये लाइन जो होगी वो इस लाइन के क्या होंगी, पैरेलल। इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे हैं और जो इमर्जेंट रे हैं वो हमेशा क्या होंगी, पैरेलल। और इनके बीच में एक दूरी होगी, है ना, इस दूरी, ये दूरी बढ़ेगी कि कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट। और इस दूरी को बोलते हैं बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं समअप करूं कि हमने क्या पढ़ा है और क्या बताया है, तो बात दो तीन ही निकल कर आती हैं मेन कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट। मैं फटाफट इसको रिकैप कर देता हूं। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, क्या क्या बदलेगा भाई, लैम्डा एंड वेलोसिटी, ये क्या हो जाएंगी, चेंज। और दूसरी बात आप बोल सकते हैं कि आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये किस में रहेंगे, एक प्लेन में, सेम प्लेन में। और तीसरे लॉ को बताने से पहले मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन 2। क्लियर है। इट इज़ आल्सो इक्वल टू μ(2) विद रिस्पेक्ट टू एयर, μ(1) विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड आल्सो इक्वल टू बेटा वर्ड λ1 बाय λ2। अरे बोलो यार, ठीक है। तीसरी बात आपको स्नेल्स लॉ बताई मैंने। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या बता दिया सर आपने, ऐसा तो कुछ आपने बताया नहीं। देखिए आप, अभी आपने स्नेल्स लॉ लिखा था μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R1, हाँ के ना यार। और फिर क्या बताया आपने, μ2 साइन I2 इज इक्वल टू μ1 साइन R2। अरे यही बताया था कि नहीं बताया था, बोलो भाई। स्नेल्स लॉ, दो सरफेस को मानो, इसको 1, इसको 2, इसको 1, तो आपका ये I1 था, ये R1 था, और ये क्या था बेटा, I2, और ये क्या था, R2। देखो आपको पता है कि R1 किसके बराबर होगा, I2 के, और I1 किसके बराबर होगा, R2 के। क्लियर है। तो ये इसके बराबर, अरे ये इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, और ये इसके बराबर हो गया। क्लियर है। तो मैंने क्या लिखा था, ये तो चीज़ आई गई आपको समझ में। अगर हम देखें तो μ1 साइन I1 मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार देखो ज़रा ध्यान से, μ2 साइन R1 सॉरी, ये इसके बराबर था ना, और ये इसके बराबर है। देखो सारा एक दूसरे के बराबर चल रहा है, हाँ के ना यार भाई। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो सबको बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो भाई। क्लियर है। तो अल्टीमेटली ये किसी एक कांस्टेंट के बराबर होगा, और उसी चीज़ को मैंने क्या लिखा है, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आई बात। अरे सारे एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है कि नहीं बात। अब ये कैसे बता रहा है आपके, जो मैंने आपको बताया थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बताया था, रे टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा भैया, रे टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, बैंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, हाँ कि ना, बैंड्स टूवर्ड्स। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने ये बताया था कि रे टू डेंसर जाती है तो आप बोलते हो कि बैंड करती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। आपने ये एक एक्सप्रेशन बता दिया, ये एक्सप्रेशन इस बात को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है ये और समझते हैं। और ये बताया था मैंने, डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगा, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलिए देखते हैं एक बार। आपको पता है कि ये डेंसर है तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, कम। अरे हाँ कि ना यार। और इक्वलिटी बनाए रखने के लिए अब I1 की वैल्यू, साइन I1 की वैल्यू ज़्यादा होनी पड़ेगी और साइन R1 की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, कम, तभी इक्वलिटी बनेगी बेटा। और आपको पता है साइन का कर्व, साइन का कर्व कैसा है, ये है साइन का कर्व। अगर आप 90 डिग्री एंगल तक देखें
तो साइन की वैल्यू की थीटा के बढ़ने पर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? साइन 0 कितना 0 और साइन 90 कितना बेटा 1। क्लियर है? तो अगर हम देखें, अगर ये वैल्यू घट रही है, ये वैल्यू घट रही है तो R1 भी घट रहा होगा, हाँ के ना? साइन 90 पर वैल्यू 1 और साइन 0 पर वैल्यू कितनी 0। तो अल्टीमेटली एंगल के बढ़ने पर साइन के फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है और एंगल के घटने पर साइन के फंक्शन की वैल्यू घटती है। तो आप बोल सकते हैं अगर ये वैल्यू घट रही है तो R1 भी क्या होगा? कम होगा। अगर R1 कम है तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ आई नहीं यही बात आपको? अगर R1 कम है तो ये किस तरफ बेंड हो रहा है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। क्लियर है? तो तीसरी बात आप समझ सकते हैं, ये क्या है? स्नेल्स लॉ। आपका स्नेल्स लॉ है, इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप 1 पुट करें, यहाँ पर I1 पुट करें, इसी तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन I1, यहाँ पर क्या रखेंगे आप? μ2 साइन, आप कोई सा एंगल रख लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप R1 रखो, आप R2 रखो, कोई भी एंगल रख लो, बात बराबर रहेगी। या फिर I2 रख लो, कुछ भी रख लो आप, हर केस में ये वैलिड रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर आप 2 करोगे, यहाँ पर R1 रखो, I2 रखो, कुछ भी रखो, ये इक्वलिटी मेंटेन रहेगी। क्लियर है? इसलिए मैंने वो क्या लिखा? म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार बात? ठीक है, यहाँ तक आपकी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि रिफ्लेक्शन में ये पहला नियम, ये दूसरा नियम और ये तीसरा नियम। ये बीच में मैंने आपको बताया किसके बारे में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। क्लियर है? अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में दो चार बातें और कर लेते हैं। म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको पता है कितना होता है भाई? कितना होता है? 3/2। ये भी यहाँ पर लिख लेना भाई, ये याद रखना आपको। और म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है? 4/। कल को मैं आपसे पूछूं म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ, क्या बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? आप फॉर्मूला चिपका दोगे यार। क्लियर है? ये क्या होगा बोलो भाई? म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये कितना दे रखा आपको? 3/2 और ये कितना दे रखा है? 4/3। कितना आया? 9/8 विच इज़ ग्रेटर देन 1। यस और नो? तो कौन सा भारी? ग्लास भारी कि वाटर भारी? ग्लास भारी। क्लियर है कि नहीं ये बात? आप कोई डाउट भाई? ठीक है, इसके बाद बात करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी भी बताया कि जो इमर्जेंट रे होती है और जो इंसिडेंट रे थी उनके बीच में एक गैप होगा, उसी को निकालना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? ये आपका इंसिडेंट रे है बेटा, ये नॉर्मल, और इनके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? I1, और इस एंगल को क्या बोलेंगे? R1, और इस एंगल को बेटा, ठीक है, दिस इज़ माय इमर्जेंट रे। यस और नो? और वो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो वो रे कुछ इस तरीके से आती, और इन्हीं के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं या फिर ये डिस्टेंस निकालूं, बात बराबर है। पैरेलल रेज के बीच में डिस्टेंस यहाँ मेजर कर लें, आप यहाँ मेजर कर लें, बात क्या है? बराबर। ठीक है? अच्छा, एक बात और देखें, आप थोड़ा सा ध्यान देखें, मैं आपको बता देता हूँ। ये रेज ऐसे जाती, अगर मीडियम चेंज हो गया तो ऐसे गई, हाँ के ना? दिस इज़ I1 और दिस इज़ R1। अरे बोलो यार, तो क्या इतना अमाउंट से बैंड करी ये? मतलब डिफ्लेक्ट, अगर मैं बोलूँ ये क्या है? डिफ्लेक्शन। ये क्या है बेटा? डिफ्लेक्शन। ये एंगल क्या है? डिफ्लेक्शन। आप बता सकते हो कि डिफ्लेक्शन एंगल कितना है? ये टोटल होता तो ये कितना होता भाई? I1, उसके अपोजिट एंगल है, हाँ के ना? और ये R1 है, तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल कितना है आपका? I1 माइनस। क्लियर है बात? तो अल्टीमेटली इस एंगल को क्या बोल सकता हूँ मैं? I1 माइनस R1। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अपने को निकालना लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये चीज़ दे रखी है कि इसकी थिकनेस, इस स्लैब की थिकनेस कितनी है बेटा? T। कितनी दे रखी है? T।
तो आप अगर इस नॉर्मल को आगे बढ़ाएं और इस सरफेस पे डालें तो ये एक ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई कि नहीं बन गई, ठीक है। लेट ये नाम ए बी सी और डी, क्लियर है। तो आप ट्रायंगल ए बी सी में देखें, ट्रायंगल ए बी सी में आप यहाँ पर लगाएं कोस थीटा, कोस R1। कोस R1 क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। बेस क्या है ए बी बाय ए सी, समझ आ रही है बात आपको। मैंने क्यों लगाया मैं आपको बताऊंगा, मैंने कोस एंगल क्यों लिया, साइन क्यों लिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कोस R1 इज इक्वल टू ए बी किसके बराबर है भाई बेटा, टी के बराबर, टी बाय ए सी। तो ए सी किसके बराबर आ गया भाई, टी बाय कोस R1, क्लियर है बात। अल्टीमेटली मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। देखो अगर मेरे को ये पता लग जाए तो इस ट्रायंगल में मेरे को ये निकालना है, तो मैं इस ट्रायंगल में क्या लगा सकता हूँ फिर बेटा, साइन ऑफ I1 माइनस R1। साइन ऑफ I1 माइनस R1 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस मैंने यहाँ से निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने कोस क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को बेस पता था और हाइपोटेनस मेरे को निकालना था। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको। तो अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे आप, ट्रायंगल ए सी डी, और उसमें कौन सा एंगल चूज करेंगे, साइन I1 माइनस R1। अरे बोलो यार ये क्या होगा भाई, बोलो सी डी बाय ए सी, और ए सी को आप निकाल चुके हैं, ए सी साइन I1 माइनस R1 इज इक्वल टू सी डी। ए सी को पुट कर दीजिए, टी साइन I1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस R1। दिस इज इक्वल टू व्हाट बेटा, सी डी, और सी डी ही किसके बराबर है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, D इज इक्वल टू बेटा वट, टी साइन ऑफ I1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ R। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा क्या, एक्चुअल डेप्थ एंड apparent डेप्थ। इसका क्या मतलब है, अच्छा आप ये चीज़ घर पर करके देख लेना, या फिर आपने महसूस किया होगा रियल प्रैक्टिकल लाइफ में। आप पानी का गिलास लेना, ठीक है, कांच का गिलास, और उसमें पेंसिल को डालना, तो आपको पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर ये गिलास है और आपने इसमें पेंसिल डाली है तो वो आपको कुछ इस तरीके से शेप की दिखाई देगी, मुड़ी हुई शेप की दिखाई देगी। क्लियर है बात आपको, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन का। तो ये देखो एक्चुअल डेप्थ अगर इस टिप की बोलूँ मैं तो ये थी, हाँ के ना, इस टिप की अगर मैं डेप्थ बोलूँ तो ये थी, लेकिन आपको दिखाई क्या दी, ये दिखाई। तो ये कितना ऊपर उठा, ठीक है, उसी के लिए हम ड्राइव करने वाले हैं फॉर्मूले को, कि भाई ये एक्चुअल में शिफ्ट कितना हुआ, यही तो हुआ बेटा, हाँ के ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक कांच के गिलास में कॉइन को डाल दो, ठीक है, ये पानी है, यहाँ पर कॉइन को डाल दो, और आपसे बोला जाए कि आप इसको सिर्फ एक ट्राई है और इसको कैच कीजिए सिक्के को, तो आप देखते हैं कि आप कैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको सिक्का दिखाई यहाँ पर देगा, जैसे टिप दिखाई दे रही है, और आप इस जगह पर कैच करने की कोशिश करोगे सिक्के को। मतलब आपको अगर मैं कहूँ, क्या ऐसा नज़र आएगा कि पानी का लेवल या पानी की डेप्थ सिर्फ इतनी ही है, यस और नो। तो इसको दो तरीके से बोला जा सकता है कि सिक्का कितना उठ गया, या फिर आपको डेप्थ कितनी नज़र आई, दोनों का मतलब एक ही है। सिक्का कितना उठ गया मतलब ये चीज़, या अगर मैं बोलूं कि सिक्का कहाँ पर दिखाई उल्टा बोल गया मैं, सिक्का कहाँ पर आपको दिखाई दिया, या फिर मैं बोलूं कि पानी की डेप्थ आपको कितनी महसूस हुई, दोनों का मतलब क्या है, एक ही। सिक्का कहाँ पर दिखाई दिया या अपरेंट डेप्थ आपको कितनी नज़र आई, दोनों का मतलब क्या है, एक। और इसी को आज हम ड्राइव करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए ये एक सिक्का भाई, ठीक है, और यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, और लेट इसकी डेप्थ कितनी है, x है। ध्यान से सुनते जाओ भाई, इसकी डेप्थ कितनी है, x है। क्लियर है।
अच्छा, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये क्या है बेटा, रेयर मीडियम। ये डेंसर है और ऊपर वाला क्या है, रेयर। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो, ये चीज़ तो आपने समझ ली कि यहाँ पर अगर इंसिडेंट लाइट आ रही है तो ये यहाँ पर क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। भाई अगर हम अभी मैंने आपको बताया ना, डेंसर सॉरी रेयर से अगर आप डेंसर में जाओगे तो कुछ ऐसा होता है। कल को मैं लाइट नॉर्मल के अलोंग फेंकूँ, किसके अलोंग फेंकूँ बेटा, नॉर्मल के, तो I1 कितना हो गया मेरा, 0। भाई नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है तो लाइट, तो एंगल कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर अगर आप अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे, μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R1। क्लियर है बात। साइन I1 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, तो ये टर्म कितनी हो गई, 0। μ2 साइन R1, μ2 तो 0 हो नहीं सकता, तो अल्टीमेटली 0 कौन हुआ होगा, साइन R1, तो मतलब R1 की वैल्यू भी कितनी, 0। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट करते हो तो लाइट बिना बेंड किए हुए क्या निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये बात आप समझ जाएं और लिख भी लें कि I1 अगर I 0 है तो R भी क्या होगा बेटा, 0। समझ आई बात, अगर I 0 है तो R भी क्या होगा, 0। क्लियर है। तो अब इस सरफेस के मैंने एक नॉर्मल खींचा और मैंने माना कि एक लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो अगर नॉर्मल के अलोंग आएगी तो सीधी जाएगी भाई, हाँ के ना, कोई बेंडिंग होगी क्या, कोई बेंडिंग नहीं होगी। क्लियर है, तो सीधे चली गई। अब एक लाइट ऐसे आ रही है, मान लो यहाँ पर नॉर्मल खींच लिया आपने, तो कायदे से अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो उसको ऐसे जाना चाहिए था, अरे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज हो गया तो वो कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल की टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अरे कैसे मीडियम में जा रहे हो आप, डेंसर टू रेयर, तो रेयर में क्या होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, झुक जाएगी। जाना ऐसे चाहिए तो ऐसे झुक गई। क्लियर है। दिस एंगल इज I एंड दिस एंगल इज R। क्लियर है। अब आपकी आंखें जो देख रही हैं उसको ये दो रेज दिखेंगी, उसको लगेगा कि ये रेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, हाँ के ना यार। अगर वो इसको पीछे बढ़ाएगा तो ये दोनों रेज यहाँ पर मीट करेंगी, तो आँखों को जो ऐसा प्रतीत होगा कि रेज यहाँ से आ रही है और यहीं पर आपको क्या दिखने लग जाएगा, कॉइन। आपके दिमाग में दो बातें आ सकती हैं कि कॉइन सर इतना ऊपर उठ गया, या फिर अगर मैं कहूँ, देखो आप बोलेंगे कि सर कॉइन यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, या फिर मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूँ, आपको लगेगा कि पानी की डेप्थ सिर्फ इतनी है, हाँ के ना यार, पानी की डेप्थ कितनी है, सिर्फ इतनी। क्लियर है बात आपको। दिस इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ एंड दिस इज वाई, दिस इज वाई, दिस इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ एंड दिस इज कॉल्ड वाई। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझें कि कॉइन कहाँ पर दिखाई देगा, कॉइन विल सी, और अगर मैं कहूँ अपरेंट डेप्थ ऑफ टब, वाटर टब, तो एक ही बात है। ठीक है, कुछ किसी भी तरीके से आपसे पूछे तो आपको एक ही आंसर देना है, हाँ के ना। ठीक है, चलिए अब आप देखें, अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, I। अरे हाँ के ना, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, I। क्यों होगा भाई, कौन से एंगल बन गए ये, अल्टरनेट इंटीरियर है क्या ये, अल्टरनेट कौन से होते हैं फिर, चलो ये जेड वाला बोलता हूँ मैं, तो इसको जेड वाला एंगल बन गया। ठीक है, तो ये I, तो ये भी क्या होगा, I, और ये R है तो बेटा ये क्या होगा, R। क्लियर है कि नहीं बात। इसको ऑब्जेक्ट बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, इमेज। ठीक है, लेट दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B। अरे समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब ट्राइंगल देखो आप, सबसे पहले AOB में, ट्राइंगल AOB में, ट्राइंगल AOB में अगर मैं लगाऊं क्या बेटा, साइन I1 किसके बराबर होगा, बोलो भाई, साइन किसके बराबर होता है, बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, AB बाय BO। क्लियर है बात। इसी तरीके से ट्राइंगल देखूं मैं AIB में, साइन R, ये भी हो जाएगा आपके पास AB बाय BI। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2।
2 को 1 से डिवाइड कर दें आप, तो साइन R बाय साइन I AB बाय BI डिवाइडेड बाय AB बाय BO। क्लियर है? AB से AB का काम ख़त्म, BO ऊपर और BI नीचे। क्लियर है बात? अब आप स्नेल्स लॉ लगाइए इस इंटरफेरेंस के लिए। क्या होगा भाई स्नेल्स लॉ? बताओ भाई आप लोग, कहाँ से जा रही है लाइट? अरे डेंसर टू रेयर तो जा रही है, पर कौन सा मीडियम से? μ2 से। और कितना एंगल बना रही है? साइन। और कहाँ पर जा रही है? μ1 में। कितना एंगल बना रही है? क्लियर है बात? तो अगर मैं साइन R बाय साइन I यहाँ से निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा भाई? μ2 बाय μ1। क्लियर है बात? और इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है? μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? क्लियर है बात? तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पर भी साइन R बाय साइन I की फॉर्म है और यहाँ पर भी क्या है? साइन R बाय साइन I की फॉर्म। लेट दिस विल बी इक्वेशन 3 एंड दिस विल बी इक्वेशन 4। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? बराबर। क्लियर है बात? तो आपके पास क्या आ जाएगा? BO बाय BI इज इक्वल टू μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1। अब देखो आपको रियलिटी में आपको ये I दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? R1। आपकी आंखें बहुत छोटी हैं और वो लेट यहाँ पर होंगी, हाँ के ना? क्लियर है कि नहीं बात? तो सच डैट जो ये रेज आएंगी ना बहुत कम एंगल बनाएंगी आंखों पर। क्लियर है? अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रेज कुछ मेरे को ऐसे दिखानी चाहिए थी, लेकिन फिर वो आपको समझाने में मेरे को तकलीफ होती। क्लियर है? बहुत छोटी ट्रायंगल्स बनने वाली हैं। क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं कि अगर आप सोचो आप बहुत छोटी ट्रायंगल बनेगी तो एक लाइन तो सीधी गई और एक लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे बहुत। ठीक है? तो आपकी बहुत स्मॉल ट्रायंगल बनने वाली है सच डैट इस लेंथ को मैं इसके बराबर रख सकता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं BO को किसके बराबर रखना चाहता हूँ? AO को। क्योंकि जो ट्रायंगल्स बनेंगी वो बहुत छोटी बनेंगी। ठीक है? आप अगर यहाँ से देखेंगे तो एंगल जो आपकी आंखों में आएगा बनेगा वो बहुत छोटा होगा। तो सच डैट BO मस्ट बी इक्वल टू AO और BI किसके बराबर हो जाएगा? AI। ठीक है? तो नियरली इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? AO बाय AI। AO देखो क्या था? एक्चुअल डेप्थ थी, हाँ के ना? AO क्या था बेटा? एक्चुअल डेप्थ। और AI क्या है? अपेरेंट डेप्थ। ठीक है? तो दिस इज नथिंग बट एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। ठीक है? एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय दी अपेरेंट डेप्थ। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अरे बोलो। अच्छा, क्या बेटा ये क्या मेरे को शिफ्ट मिला, हाँ के ना? ये क्या मिला मेरे को? शिफ्ट। ये क्या मिला मेरे को? शिफ्ट। अब इस शिफ्ट को भी निकालते हैं। शिफ्ट है कितना? आप बोल सकते हो सर AO माइनस AI। अरे बोलो यार, AO माइनस AI। अच्छा जी, अगर मैं किसको कॉमन ले लूँ बाहर? लेट AO को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा? 1 माइनस AI बाय AO। क्लियर है बात? AI माइनस AO, AI बाय AO। अगर आप ध्यान से देखो AI बाय AO क्या हो जाएगा? 1 अपॉन दिस हो जाएगा, हाँ के ना? इसको पलटा दिया यार मैंने। अगर मैं इसको पलटाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये क्या आ गया? AO 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर है? एंड दिस इज नथिंग बट वट बेटा जी? शिफ्ट। किसकी शिफ्ट हुई है? सिक्के की, कॉइन की शिफ्ट। क्लियर है कि नहीं बात? और आप बोल सकते हैं कि आपको इतनी कम थिकनेस दिखाई देगी किसकी? वाटर की। आपको लगेगा कि आपको ये लगेगा कि पानी का लेवल सिर्फ यहाँ तक है। तो शिफ्ट कह लो आप कॉइन के लिए, या फिर बोलो कि ये डिक्रीमेंट, या फिर इतना कम आपको डेप्थ पानी की दिखाई देने वाली। क्लियर है बात? तो शिफ्ट अगर आप देखें, जो शिफ्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? AO के। और AO क्या है? T है। तो जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा आपको? शिफ्ट मिलेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है?
अब इस फॉर्मूले को याद रखना, ये क्या है, ये फॉर्मूला कब लगा भाई, ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला कब लगा है, जब आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, रेयर से, अरे हाँ के ना, रेयर से। क्लियर है बात आपको। तो एक्चुअल डेप्थ बाय दी अपेरेंट, एक्चुअल डेप्थ बाय दी अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, μ2 बाय μ1। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, μ2 बाय μ1, ठीक है। जब कहाँ से देख रहे हो आप, रेयर से देख रहे हो। क्लियर है बात। अब सेम क्वेश्चन को आप रिपीट करो ये मानते हुए कि ये मीडियम डेंसर है, ठीक है। आप लोग सभी इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, पूरे डेरिवेशन को, ये मानते हुए कि ये वाला मीडियम जहाँ से आप देख रहे हैं वो क्या है, डेंसर। ठीक है, करो भाई, स्टार्ट करो इसको।